हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 भूगोल में आए हुए मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों के रिव्यू एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा भूगोल क्लास 12 सीबीएसई क्लास 12 भूगोल का भाग 2 का वीडियो, जो पुस्तक संख्या 2। इसमें पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, वृद्धि और संगठन। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको एक राज्य का नाम लिखना है जिसमें सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण जनसंख्या और भौतिकी और सामाजिक आर्थिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। उपयुक्त उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत में पाई जाने वाली जनसंख्या का असमान वितरण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जनसंख्या की दशकीय और वार्षिक वृद्धि दरें दोनों बहुत ऊंची है और समय के साथ निरंतर बढ़ रही है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जनसंख्या के दशकीय वृद्धि के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस प्रावस्था का नाम लिखिए जिसमें भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर धीरे धीरे मंद हो रही है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर जो धीमी हो गई है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र प्रावस्था कहा जाता है। तो कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1901 से 1921 के बीच जो भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1921 से 1951 के दशकों को भारत की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि करें। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जनसंख्या की स्थिर वृद्धि और अवधि के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में क्यों माना जाता है? कोई 3 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ये आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। मानव बस्तियां। भारत में आधुनिक नगरों में से कई एक नगर अंग्रेजी शासन में विकसित हुए थे। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत में जो आधुनिक नगर में जो अंग्रेजी शासन के समय जो नगर बनाए गए थे उसके आधार पर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में 3 आधारभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किन्हीं 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और भारत के 2 प्राचीन नगरों के नाम आपको इसमें बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किन्हीं 2 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। 2019 कंपार्टमेंट एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 2 मध्यकालीन नगरों के नाम बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की 5 समस्याएं बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण के स्तर की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आजादी के बाद नगरीकरण के स्तरों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नगरों का उदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है, परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपको भारत में नगरीय बस्तियों के उदय के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट देखने को आपको मिल रहा है, बस पूछने का तरीका अलग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नगरीय बस्तियों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दूसरी बार रिपीट हो देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। भू संसाधन एवं कृषि। पहला प्रश्न है। अनियमित मानसून तथा ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। इन समस्याओं के हल के लिए
उपाय सुझाइए और उनकी व्याख्या कीजिए। एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा निर्भर कृषि को कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वर्षा निर्भर कृषि के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा बंजर व व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करो। तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और बंजर व व्यर्थ भूमि के बीच अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनियमित मानसून और निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनियमित मानसून पर निर्भरता का भारतीय कृषि की समस्याओं के रूप में विश्लेषण कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और अभी इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। यहाँ पर ये तीसरी बार रिपीट देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की समस्याओं के रूप में व्यापक अल्प बेरोजगारी का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि के विकास में सतत विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्यों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत सरकार द्वारा जो कृषि विकास के लिए जो राष्ट्रीय मिशन चलाए गए उनके उद्देश्यों के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जल संसाधन। पहला प्रश्न है। बढ़ती हुई मांग के कारण उत्पन्न जल का अभाव संभवतः भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बढ़ती हुई जल की जो मांग है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के विवेकपूर्ण उपयोग की जल की गुणवत्ता का बहुत निम्नीकरण हुआ है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर जल की गुणवत्ता का जो निम्नीकरण हुआ है उसके बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जल संभर प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण की विधि किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जल संभर प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण की विधियों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जल प्रदूषण के कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जल प्रदूषण के कारणों और प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण के महत्व की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको वर्षा जल संग्रहण के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक किस प्रकार जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और जल प्रदूषण के उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत अधिक पारंपरिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते कथन की चर्चा कीजिए, जांच कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में खनिज की उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पेटी की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पेटी के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में खनिज की दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश पेटी की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश पेटी के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश खनिज पेटी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की उत्तर पश्चिमी प्रदेश खनिज पेटी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये भी आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास।
पहला प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना की जांच कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको प्रादेशिक नियोजन का अर्थ बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में उभरी किसी एक पर्यावरणीय समस्या की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी नहर कमांड की समस्या के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के भारमोर क्षेत्र में शुरू की गई जनजातीय विकास परियोजना के लाभों की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और भारमोर क्षेत्र में जो जनजातीय विकास परियोजना चलाई गई थी उसके लाभों के बारे में आपको इसमें बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में पारिस्थितिकी सतत पोषणीय प्राप्त करने के लिए उठाए गए उपायों की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भी वही इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जो पारिस्थितिकीय उपाय किए गए हैं उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारमोर जनजाति क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और अभी ये प्रश्न ऊपर भी रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर ये रिपीट देखने को आपको मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकी सतत पोषणीयता पर बल देना होगा। इस कथन का मूल्यांकन करें। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, परिवहन एवं संचार। पहला प्रश्न है। भारत में सड़कों का वितरण समरूप क्यों नहीं है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत में पाई जाने सड़कों के वितरण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोंकण रेल मार्ग की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपको कोंकण रेल मार्ग की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपको भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की 5 विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेल जाल के महत्व एवं उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपको भारतीय रेल जाल के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उपग्रह संचार कई तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उपयुक्त उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उपग्रह संचार की कई तरीके और उनके महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के संचालन में समुद्री मार्गों के महत्व का वर्णन कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विभिन्न समुद्री मार्गों के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवहन साधन के रूप में पाइपलाइनों की महत्ता के किन्हीं 5 बिंदुओं का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपको परिवहन साधन के रूप में पाइपलाइन के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करने के वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सड़क जाल संसार के विशालतम सड़क जालों में से एक है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की विभिन्न सड़कों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा संचालित होता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारत के विदेशी व्यापार के विकास में भारतीय पत्तनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत के विभिन्न समुद्री मार्गों द्वारा संचालित भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में रेल मार्गों के विकास और महत्व की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत में जो रेल मार्गों से जो फायदे मिलते हैं उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत में जल परिवहन की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जल परिवहन की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल रहा है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में उपग्रह संचार विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न भी आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है, इस कथन की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न भी आपको दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवहन को परिभाषित कीजिए। आधुनिक समय में परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आधुनिक समय के परिवहन के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, इस कथन की पुष्टि करें। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है, इस कथन की पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न भी आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। कलकत्ता समुद्री पत्तन के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कलकत्ता समुद्री पत्तन की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हवाई परिवहन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ हो रहा है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के संचालन में समुद्री मार्गों के महत्व का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विदेशी व्यापार के संचालन में समुद्री मार्गों के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार देश के लिए हानिकारक हो सकता है, व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए किस प्रकार पारस्परिक लाभदायक होता है, व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक लाभों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार और उनकी परिभाषा के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण वनस्पति जात, प्राणी जात और संपत्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसे किन्हीं तीन मूल्यों को व्याख्या कीजिए जो किसी हद तक वायु को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होते हैं। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वनस्पति जात, प्राणी जात और संपत्ति के जो हानिकारक वायु प्रदूषण से जो हानियां होती है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जल प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट एक गंभीर समस्या क्यों है, एक कारण स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको नगरीय अपशिष्ट की समस्याओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या क्यों है, एक कारण स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया और ये प्रश्न आपको दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या बन गया है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान के बारे में बताना और ये प्रश्न भी आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में उद्योग किस प्रकार जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। उद्योगों से होने वाला जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक किस प्रकार जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अभी पिछले प्रश्न में उद्योगों की वजह से पूछा था, अब यहाँ पर मानव द्वारा जनित क्रियाओं के द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के किन्हीं 5 उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने मानचित्र संबंधी प्रश्नों की ओर।
एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में संसार के मानचित्र में ये प्रश्न आए थे। एशिया में सबसे कम जनघनत्व वाला देश, जलवासी पशुचारण वाला क्षेत्र, प्रमुख समुद्री पत्तन, अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन और मेगा सिटी। तो इनको संसार के मानचित्र में दर्शाना था। भारत के मानचित्र के संदर्भ में भारत सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, मयूरभंज लौह अयस्क खनन क्षेत्र, कर्नाटक राज्य में तेल शोधन कारखाने, साउथ सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय। 2017 के पेपर में यह मानचित्र आया था। क्षेत्रफल में यूरोप का एक बड़ा देश, निर्वहन संग्रहण का प्रमुख क्षेत्र, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन और प्रमुख समुद्री पत्तन और अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य, पंजाब में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की प्रमुख खान, कर्नाटक में स्थित अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन। एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में संसार के मानचित्र में यह आया है। प्रमुख समुद्री पत्तन, अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जलवासी पशुचारण का महत्वपूर्ण क्षेत्र और मेगा सिटी। भारत के संदर्भ में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, मयूरभंज लौह अयस्क खनन क्षेत्र, कर्नाटक में महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र, केरल में दक्षिणतम अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन, उत्तर भारत में 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में संसार के मानचित्र में ये प्रश्न आए थे। अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन, प्रमुख समुद्री पत्तन, निर्वहन संग्रहण का एक प्रमुख क्षेत्र, मेगा सिटी और औद्योगिक प्रदेश। भारत के संदर्भ में ओडिशा का एक लौह अयस्क खान, वह राज्य जिसमें अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, असम का एक अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन, मध्य प्रदेश का एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, गुजरात का एक तेल शोधन कारखाना, वह राज्य जिसमें नगरीकरण का सबसे स्तर सबसे कम है, दक्षिणी रेल मंडल का मुख्यालय। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में संसार के मानचित्र में ये प्रश्न आए थे। औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख समुद्री पत्तन, पार महाद्वीपीय रेलमार्ग के सिरे का स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन और मेगा सिटी। मेगा सिटी अब तक यहाँ पर 3 बार रिपीट हो गया, प्रमुख समुद्री पत्तन भी यहाँ पर 3 बार रिपीट हो चुका है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नगरीकरण का सर्वोच्च स्थान वाला राज्य, कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य, हरियाणा में तेल शोधन कारखाना, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित इस्पात संयंत्र, असम में अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, ओडिशा में प्रमुख समुद्री पत्तन, उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय, सिंगरेली कोयला कारखाना। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में संसार का मानचित्र नहीं आया था, इसकी एवज में सिर्फ भारत का मानचित्र आया था। तो भारत के मानचित्र में मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न स्तर वाला राज्य, कॉफी का अग्रणी उत्पादक राज्य, खेजड़ी तांबा खाने, भिलाई इस्पात संयंत्र, तेलंगाना में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, पूर्व पश्चिमी गलियारे का पश्चिमी सिरे का स्टेशन और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन। बढ़ते संसार के मानचित्र में देखा जाए तो विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि का क्षेत्र, प्रमुख समुद्री पत्तन, नौ परिवहन नहर, उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा देश और औद्योगिक प्रदेश। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 में संसार के मानचित्र में आया था। उत्तर प्रदेश में स्थित तेल शोधन कारखाने, खेतड़ी तांबे की खाने, ओडिशा में स्थित बॉक्साइट की खाने, उत्तर दक्षिणी गलियारे का उत्तरी टर्मिनल स्टेशन, बल्लारी लौह अयस्क की खाने और स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा सबसे पश्चिमी महानगर। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में ये प्रश्न आए थे। उड़ीसा में स्थित बॉक्साइट की खाने, रत्नागिरी लौह अयस्क खाने, उत्तर प्रदेश में स्थित तेल शोधन कारखाना, हजारीबाग तांबे की खाने, पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे पूर्वी स्टेशन और स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ दक्षिणतम महानगर। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में ये प्रश्न आया था। संसार के मानचित्र में चलवासी पशुचारण का एक प्रमुख क्षेत्र, एक प्रमुख समुद्री पत्तन, एक प्रमुख हवाई पत्तन, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का पूर्वी सिरे का टर्मिनल स्टेशन, यूरोप का सबसे बड़ा देश, एक नौ परिवहन नहर, एक वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र। भारत के संदर्भ में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, कर्नाटक में स्थित 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर, गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य, हजारीबाग तांबे की खाने, नवेली खाने की कोयले की खाने, उड़ीसा में स्थित समुद्री पत्तन और असम में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन। एनुअल एग्जाम 2023 में संसार के मानचित्र में ये प्रश्न आए थे। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश,
विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र, प्रमुख समुद्री पत्तन जो ये 5वीं बार यहाँ रिपीट हो रहा है, नौ परिवहन नगर अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन ये भी 5वीं बार यहाँ रिपीट हो रहा है, ऑस्ट्रेलियाई पारदीपीय रेलमार्ग का सबसे पश्चिम का स्टेशन और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला भारत का सबसे पूर्वी नगर, कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश में स्थित तेल शोधन कारखाना, तमिलनाडु में स्थित कोयले की खाने, ओडिशा में स्थित समुद्री पत्तन और पंजाब में स्थित अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की सीरीज का वीडियो रिव्यू एनालिसिस, जिसमें आपने देखा बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हैं और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करके आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो मानचित्र हैं इनके भी उत्तर आपको आपके स्कूल के द्वारा जो सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है आप वहां से उसमें से भी पढ़कर तैयार कर सकते हैं। जिनके पास वो सपोर्ट मटेरियल नहीं है तो उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर उस पुस्तक को डाउनलोड करके भी अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।